अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम अगेन एक नए एनर्जी और एक नए कंसेप्ट के साथ आए हैं। हमने कल लाइसोसोम के बारे में पढ़ा था। पार्ट 1 लाइसोसोम का टॉपिक हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। आज भी हम लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन स्टूडेंट आप लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो से पहले लाइसोसोम का पार्ट 1 ज़रूर देंगे, ताकि आप लोगों को इस वीडियो में कोई मुश्किलात ना हो, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट हमने कल कर लिया है और आज इंशाल्लाह हम पार्ट 2 के बारे में, लाइसोसोम के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने कल लाइसोसोम के मीनिंग भी पढ़ लिया था, डिफिनीशन भी पढ़ लिया था, इसका जो डिस्कवरी था, केमिकली कंपोजिशन था, और इसके अलावा जो स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर के अलावा जो फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। तो स्टूडेंट हमने कल लास्ट जो लिया था वो हमने फॉर्मेशन किया था कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन कैसे हो जाता है। तो स्टूडेंट हमने ये भी पढ़ लिया था कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन हमारे पास ऐसा हुआ है कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास लाइसोसोम है, ये हमारे पास लाइसोसोम है, इसके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सिंथेसिस हुए हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने ये बनाए हैं। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाए हैं। जब इनको बनाया गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने इनका फॉर्मेशन कर लिया, तो वो फिर जाते हैं गोल्जी बॉडी में। तो गोल्जी बॉडी के सिस फॉर्म में एंटर होकर, तो वहां पर ये मॉडिफाई होकर जब बाहर निकलते हैं, तो इसको हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। तो स्टूडेंट आज हम क्लास की शुरुआत प्राइमरी लाइसोसोम से करेंगे, प्राइमरी लाइसोसोम से करेंगे। प्राइमरी लाइसोसोम्स। तो आज हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं प्राइमरी लाइसोसोम से, क्योंकि कल हमने प्राइमरी लाइसोसोम तक पढ़ लिया है। तो स्टूडेंट आज हम पढ़ते हैं लाइसोसोम के बारे में। तो ये बात नोट करें कि प्राइमरी लाइसोसोम कंटेन दोज एंजाइम व्हिच कैन डाइजेस्ट द फेगोसाइटोज्ड फूड पार्टिकल। तो ये बात याद रखें कि प्राइमरी लाइसोसोम में वो एंजाइम हैं जो वो खाते हैं वो फूड पार्टिकल को जो हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है। यहाँ पर हमारे पास ये सेल है, सारे ये सेल हैं, लेकिन हमने एक सेल को आप लोगों के लिए अच्छी तरह शो किया है जो दरमियान में है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल and here cell membrane, cytoplasm, nuclear membrane and nucleolus. In the cytoplasm there is a red body is present. This is called lysosome. Inside the single membrane of lysosome a powerful hydrolytic enzyme is present. How they work and where they work. So इसके आंसर के लिए मैं आप लोगों को कुछ कंसेप्ट बताना चाहता हूं। स्टूडेंट अगर हमारे पास ये सेल है, मैं आप लोगों को दो ही बातें करूंगा। हमारे पास ये सेल है, इसका कुछ हिस्सा खराब हो गया, ये कुछ हिस्सा इस सेल का क्या हुआ, खराब हुआ। तो ये बीमारी तो दूसरी सेलों के लिए भी नुकसानदेह है। तो क्या करता है, ऑन बॉडी का सेल है, अपना बॉडी का सेल है, तो लाइसोसोम क्या करते हैं, तो लाइसोसोम इस पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को इसके खिलाफ सीक्रेट करता है, और इस होल सेल को ये देखे, ये जो सेल है होल, इसको डाइजेस्ट कर देता है। जब इसको ये सेल डाइजेस्ट करता है, लाइसोसोमल एंजाइम जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है ये डाइजेस्ट करता है, और फिर ये जो है ना, ये सेल ये दूसरी सेलों के लिए एक खुराक का जरिया बन जाता है। तो लाइसोसोम एंजाइम क्या एक्टिविटी करता है, वो फेगोसाइटोज्ड फूड पार्टिकल करता है, वो फूड पार्टिकल को खाता है।
तो ये बात याद रखें। और एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल एक सेल है, यहाँ पर एक सेल है, इसके अंदर वायरस मौजूद है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वायरस पार्टिकल इसमें मौजूद है। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास वायरस पार्टिकल है या बैक्टीरिया है। तो ये तो खतरनाक है ना, ये सेल खतरनाक है। आप लोगों को मैंने ये बताया कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेल है और इसके अंदर वायरस मौजूद है, और वायरस के लिए ये एक फेवरेबल कंडीशन है। वायरस सेल के अंदर रेप्लिकेशन करता है। जब ये रेप्लिकेशन करता है तो सेल पड़ जाता है और ये वायरस फिर दूसरी सेलों पर अटैक करता है। तो ये सेल क्या करता है, जब इस सेल के अंदर जो लाइसोसोम होते हैं, इसको पता चल जाता है कि यार सेल में कोई आया है, सेल में कोई बाहर से खतरनाक पार्टिकल आया है, तो ये क्या करता है, तो ये अपना सेल को डाइजेस्ट कर देता है, अपना सेल को डाइजेस्ट कर देता है किसी पर्पस के लिए, ताकि इसके अंदर जो वायरस मौजूद है वो किल हो जाए, वो मर जाए, दूसरी सेलों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। ये इस सेल ने ये कुर्बानी दिया कि इन्होंने अपने आप को मार डाला लेकिन दूसरे सेलों को बचाया। तो ऐसे प्रोसेस को, ये इम्यूनोलॉजिकल टर्म्स हैं दो, एक को हम लाइसिस कहते हैं, एक को हम लाइसिस कहते हैं, एक को हम लाइसिस कहते हैं और दूसरी को हम ब्रेकडाउन कहते हैं। तो लाइसिस और ब्रेकडाउन में फर्क ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेल है और इस सेल के अंदर हमारे पास वायरस आ गए और वायरस ने इस सेल में इतना रेप्लिकेशन किया कि यहां पर वायरस सेल मेम्ब्रेन पर एक प्रेशर लगाते हैं और इस प्रेशर की वजह से, वायरस की प्रेशर की वजह से ये सेल फट जाता है और ये वायरस की कॉपी जो है ये निकलकर दूसरे सेलों पर अटैक करना शुरू करे। तो ऐसे प्रोसेस को हम लाइसिस कहते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम लाइसिस कहते हैं। जो ये कैरी करता है, ये लाइसिस कौन कैरी करता है, ये वायरस कैरी करता है, बैक्टीरिया कैरी करता है, ठीक है। और ब्रेकडाउन किस चीज को कहते हैं, ब्रेकडाउन इस चीज को कहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे साथ सेल के अंदर वायरस है और हमारा बॉडी ये करे कि इस सेल को पाड़ दे, किसी मकसद के लिए पाड़ दे ताकि इसके अंदर जो वायरस मौजूद है वो किल हो जाए। वायरस किल हो जाए तो इस प्रोसेस को हम फिर ब्रेकडाउन कहते हैं। लाइसिस इस चीज को कहते हैं कि सेल जब ब्रस्ट हो जाए, सेल पाड़ जाए और ऐसी वायरस निकल जाए, जिंदा वायरस पार्टिकल निकल जाए, तो ऐसे प्रोसेस को हम लाइसिस कहते हैं। और ऐसे प्रोसेस जो बॉडी को पता चल जाए कि यहाँ पर कोई खतरनाक मटेरियल है और वो सेल भी किल करे फॉर द पर्पस ऑफ वायरस को किल करने के लिए, तो ऐसे प्रोसेस को फिर हम ब्रेकडाउन कहते हैं। तो ये बात याद रखें कि यहाँ पर हम लाइसिस की बात नहीं करते, यहाँ पर हम ब्रेकडाउन की बात करते हैं। तो ये बात याद रखिए, यहाँ पर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, फॉर एग्जांपल हमारे सेल का एक हिस्सा खराब है तो वो भी इंगल्फ करता है वो सेल, क्योंकि ये हिस्सा खराब है, ये बीमारी दूसरी सेलों को ना जाए। और एग्जांपल ये है कि हमारे सेल के अंदर कोई बैक्टीरिया आ गए या बैक्टीरियोफेज आ गए, तो ये सेल को पता चल जाता है कि ये तो खतरनाक है, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसके खिलाफ एक्टिवेट होकर ये सेल एंगल्फ कर देता है फॉर द पर्पस ऑफ टू किल द माइक्रोब, तो इसको हम ब्रेकडाउन कहते हैं। तो ये बात याद रखें, उन्होंने अपनी बॉडी का सेल को खा लिया। तो हमने कल आपको एक बात कही थी कि लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग भी कहते हैं। सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, क्योंकि सेल के अंदर हमारे पास लाइसोसोम मौजूद था, उन्होंने खुदकशी कर ली, अपने खुद को मार डाला। क्यों मार डाला, क्योंकि दूसरे सेलों को बचाने के लिए उन्होंने इस सेल को कुर्बानी दिया। तो इसी वजह से डीड्यू ने
1945 में लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी कह दिया, सुसाइड बैग का नाम भी दिया, क्योंकि इसमें ये प्रॉपर्टी, ये सलाहियत मौजूद थी कि वो जिस हर सेल में हमारे पास मौजूद है ना, हर सेल में हमारे पास लाइसोसोम मौजूद है, तो जिस सेल के अंदर फॉरेन मटेरियल आ जाता है और जब सेल को पता चल जाता है कि इसमें नुकसानदेह है, नुकसान बार से कोई फॉरेन पार्टिकल आए हैं, वो बीमारी को काज करते हैं, तो फिर लाइसोसोम इस सेल को कुर्बानी देने के लिए तैयार होता है कि वो सेल किल करे। तो ये तो अपना बॉडी का सेल है, क्यों किल कर देते हैं? ये फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर सेल, ये अदर सेल को बचाने के लिए ये काम करता है। वो कहते हैं कि यार एक सेल अगर ना हो तो कोई नुकसान नहीं है, अगर ये वायरस ज्यादा सेल को एक्सपेंड हुआ तो ये तो फिर वायरस रेप्लिकेशन करता है, तो ये तो फिर नुकसानदेह साबित हो जाता है। तो ये बात आप याद रखें। तो ये बात आप याद रखें, मैंने आपको यहाँ से डायग्राम में बहुत अच्छी तरह समझाया है कि ड्यूरिंग ऑटोफेज, कि ये जब सेल्फ ईटिंग करता है, ऑटोफेजी मतलब मीनिंग ये है कि ओल्ड वार्म आउट, क्या हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ऐसा सेल है जिसका एक हिस्सा खराब है, तो इसको हम ओल्ड सेल है, तो इसको हम वो ओल्ड वार्म आउट पार्ट कहते हैं। वो सेल का वो पार्ट जो खराब होता है, फॉर एग्जांपल ये सेल का एक हिस्सा है, ये खराब है, तो इस हिस्से को हम ओल्ड कहा गया ओल्ड वन पार्ट ऑफ सेल, तो इस पार्ट को हम ओल्ड वन पार्ट ऑफ सेल कहते हैं। तो ये ओल्ड वन पार्ट ऑफ सेल को भी ऑटोफेज करता है, वो खाता है, वो खाता। ऑटो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेल्फ है, इस बॉडी का खुद का सेल है, तो ये खुद का सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सेल का एक पार्ट खराब है, दूसरी सेलों को खराब ना करे, तो ये सेल्फ ईटिंग है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? देखें, ओल्ड वन पार्ट ऑफ सेल आर आल्सो डाइजेस्टेड, तो ये वो सेल का वो पार्ट जो खराब होते हैं, इसको भी लाइसोसोम डाइजेस्ट कर देते हैं। In this way, material of cell may be recycled and cell may be renewed. तो इसी वजह से इस सेल में, फॉर एग्जांपल ये सेल डाइजेस्ट, इस सेल का ब्रेकडाउन हो दिया लाइसोसोम ने, तो इस सेल में कोई न्यूट्रॉन तो मौजूद होता है ना, तो ये न्यूट्रॉन बाहर निकलकर ये दूसरी सेलों का, जिससे राउंड सेल होते हैं, इसमें जो न्यूट्रॉन मौजूद होता है, तो वो ये इर्द गिर्द की जो सेल है वो काट देते हैं और इस सेल को रिन्यू कर देता है, ओल्ड पार्ट इससे खत्म कर देते हैं। तो ये लाइसोसोम बहुत ज्यादा अच्छा फंक्शन अदा करता है। तो ये बात भी याद रखें कि मेटामॉर्फोसिस ऑफ एनिमल के मेटामॉर्फोसिस में भी लाइसोसोम बहुत ज्यादा अच्छा फंक्शन अदा करते हैं। मेटामॉर्फोसिस के बारे में हम डिटेल एनीमिलिया चैप्टर में हम डिटेल से बताएंगे। तो यहाँ पर ये बात आप याद रखें कि मेटामॉर्फोसिस हम इसको कहते हैं कि जब बच्चा पैदा हो जाए, लार्वा के फॉर्म से लेकर एडल्ट तक जितने चेंजेस आते हैं, इसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। लार्वा स्टेज से लेकर एडल्ट फॉर्म तक जितने स्टेजेस आते हैं, इसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो मेटामॉर्फोसिस में लाइसोसोम बहुत ज्यादा अच्छा फंक्शन अदा करते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फ्रॉग होते हैं, फ्रॉग का जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इसके टेल होते हैं, तो बाद में ये टेल खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? ये लाइसोसोम एक्टिविटी की वजह से खत्म हो जाता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है ना, वो सेल काट देते हैं, जो सेल टेडपोल के
टेडपोल के टेल में मौजूद होते हैं, तो इसी वजह से टेडपोल का टेल रिमूव हो जाता है। तो ये भी एक तरह की लाइसोसोमल एक्टिविटी है। तो ये बात याद रखें, metamorphosis of animal, removal of tadpole tail is an example of lysosomal activity। तो ये भी लाइसोसोमल एक्टिविटी का एक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास फ्रॉग है, तो ये जब बचा, तो ये जब इमेच्योर फॉर्म में मौजूद होता है तो इसका इसी तरह एक टेल मौजूद होता है। आपने देखा होगा वाटर में इसी तरह एक शक्ल मौजूद होते हैं। तो जब ये बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, तो ये जो टेल है ना, ये रिमूव हो जाता है। ये किसी वजह से रिमूव हो जाता है, ये लाइसोसोमल एक्टिविटी की वजह से रिमूव हो जाते हैं। तो आपको इंशाल्लाह ये कंसेप्ट बुक में नहीं मिलेंगी। मैंने आप लोगों को यहाँ पर दो इम्यूनोलॉजिकल टर्म बताए, एक को हम लाइसिस कहते हैं और दूसरी को हम ब्रेक डाउन कहते हैं। एक को हमने लाइसिस कह दिया, एक को हमने लाइसिस कह दिया और दूसरे को हम ब्रेक डाउन कह दिया। देखें, लाइसिस, ब्रेक डाउन, इसमें फर्क ये है कि लाइसिस इसलिए होता है कि नीव माइक्रोब्स और वायरस आर रिलीज्ड from the cell, remove from the cell and the cell burst। इसमें हम सेल हमारा जो बॉडी का सेल है वो पट जाता है, लेकिन किसी मकसद के लिए पट जाता है। इसी मकसद के लिए कि इसमें जो बैक्टीरिया या बैक्टीरियोफेज है वो रिमूव हो जाए। तो ये बैक्टीरियोफेज करता है, ये बैक्टीरिया करता है। लाइसिस में भी सेल का ब्रेकडाउन हो जाता है। ब्रेकडाउन ऑफ सेल, ब्रेकडाउन ऑफ सेल किसके लिए? for the purpose to kill the virus। इसमें भी एक सेल का ब्रेकडाउन हो जाता है, लेकिन ब्रेकडाउन किसी मकसद के लिए हो जाता है कि इसके अंदर जो हमारे पास वायरस है वो किल हो जाए, वो मर जाए, वो दूसरी सेलों को नुकसान ना पहुंचाए। तो आज बहुत कंसेप्ट टॉपिक है, आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा ताकि आप लोगों का कोई कंसेप्ट आधा रह ना जाए। तो मैं अगेन आप लोगों को ये रिपीट करना चाहता हूं कि प्राइमरी लाइसोसोम कंटेन दोज एंजाइम व्हिच कैन डाइजेस्ट द फेगोसाइटोस फूड पार्टिकल। कि प्राइमरी लाइसोसोम वो लाइसोसोम होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम वो लाइसोसोम होते हैं जब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का फॉर्मेशन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करे और इसके बाद ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फ्यूज हो जाए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस फॉर्म में एंटर होकर इसका केमिकली मॉडिफिकेशन हो जाए और ट्रांसफॉर्म से बाहर निकल जाए, तो इसको हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। तो प्राइमरी लाइसोसोम में वो एंजाइम मौजूद होते हैं जो डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो वो खाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये बात याद रखें कि ड्यूरिंग ऑटोफेगी मतलब ये है कि सेल्फ ईटिंग का मतलब कि खुद का खाना। तो खुद का खाना कैसे है? फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास यहाँ पर एक सेल खराब हुआ,
तो ये सेल हमारी बॉडी का है और हमारी बॉडी की सेल ये इस सेल को नहीं जाने देते, इसको छोड़ता नहीं है, इसको खाता है। तो इस एक सेल ने दूसरी सेल को खा लिया और अपनी बॉडी का खा लिया, तो इसको हम सेल्फ ईटिंग कहते हैं। सेल्फ ईटिंग क्यों? ये एक सेहतमंद या एनर्जेटिक सेल को नहीं खाता है, ये एक बीमार और एक ओल्ड सेल को खाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ये ओल्ड सेल जो है ना, या एनर्जेटिक्स या ओल्ड सेल या इन्फेक्टेड सेल हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है। इसीलिए लाइसोसोम ये फंक्शन करता है कि वो सेल बॉडी से खत्म करे, इस बॉडी से ये ओल्ड सेल खत्म करे, इसकी जगह एक नए सेल को ले आए, तो रिन्यूअल करता है। ये बात याद रखें। तो ये बात याद रखें, ड्यूरिंग ऑटोफेगी some old worn out part of the cell are also digested। तो डायग्राम की मदद से मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझाया। In this way material of the cell, इसलिए इस सेल के अंदर जो मटेरियल होते हैं may be recycled, वो रिसाइकल होते हैं। रिसाइकल मीन कि इस इन्फेक्टेड सेल के इर्द गिर्द जो सेल होते हैं, जब ये इन्फेक्टेड सेल खत्म हो जाए तो इस इन्फेक्टेड सेल के अंदर हमारे पास न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं, तो वो रिसाइकल हो जाता है, वो दूसरी सेलों को देता है। जब दूसरी सेल खत्म हो जाए तो वो और सेलों को देता है। तो ये न्यूट्रिएंट का ऐसे एक साइकिल शुरू होता है। एंड द सेल में बी रिन्यूड, और इसी तरीके से सेल भी रिन्यूड हो जाता है। तो मेटामॉर्फोसिस ऑफ एनिमल, एनिमल की जो मेटामॉर्फोसिस है, मतलब ये है कि रिमूवल ऑफ टेडपोल टेल जो है, ये भी एक लाइसोसोम का एक एग्जाम्पल है। तो क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। आपने वीडियो लास्ट तक देखना होगा ताकि आप लोगों का कंसेप्ट आधा रहना जाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे नई नई वीडियो आप लोगों को मिल जाएं। तो इंशाल्लाह क्लास को हम मजीद कंटिन्यू करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, हमने लाइसोसोम के बारे में बहुत डिटेल से टॉपिक शुरू किए हैं, तो अभी हम माल फंक्शन ऑफ लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। तो माल फंक्शन एक है फंक्शन और दूसरा ये है माल फंक्शन। माल मीन बैड फंक्शन। तो लाइसोसोम का बैड फंक्शन क्या होगा? तो आपको जाहिरी बात है कि लाइसोसोम हमारे पास लाइसोसोमल एंजाइम इसमें मौजूद होते हैं जो वो डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल करते हैं। अगर लाइसोसोम सेल में मौजूद ना हो तो इस सेल में फूड पार्टिकल जमा होकर एक डिजीज काज करेंगी जिसको हम स्टोरेज डिजीज कहेंगे। कौन सी डिजीज? स्टोरेज, क्योंकि लाइसोसोमल एंजाइम मौजूद नहीं है सेल में। तो सेल में फॉर एग्जांपल हम ग्लूकोज खाते हैं, वो ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन में स्टोर होगी, तो वो ग्लाइकोजन फिर दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लाइसोसोमल एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सेल में मौजूद नहीं है। या हमारे पास हमारे बॉडी में लिपिड एक्युमुलेट हुई, लिपिड जमा हुए हैं, तो ये लिपिड दोबारा ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं कन्वर्ट हो सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सेल में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम नहीं है, लाइसोसोम नहीं है, तो इसको हम माल फंक्शन ऑफ लाइसोसोम कहेंगे। तो माल फंक्शन ऑफ लाइसोसोम की वजह से हमारे बॉडी में स्टोरेज डिजीजेस होगी। यहाँ पर हमारे बॉडी में एक चीज स्टोर होगी, वो दोबारा कन्वर्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एब्सेंट ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम की वजह से। तो ये बात याद रखें, माल फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। सेवरल डिजीजेस हैव बीन फाउंड, बहुत ज्यादा डिजीज हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ अ डिफरेंट सब्सटेंस। सेवरल डिजीज हमारे बॉडी में बहुत डिजीज ऐसे हैं कि वो किसी वजह से हैं, क्योंकि एक चीज हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं,
फिर वो दोबारा कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कन्वर्जन के लिए जो एंजाइम जरूरी होते हैं वो हमारा बॉडी में एब्सेंट होते हैं, जो लाइसोसोम में मौजूद होते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लाइकोजन है या लिपिड है, ये हमारी बॉडी में स्टोर हुई। ग्लूकोज हमने बहुत ज्यादा खाया, वो ग्लूकोज कन्वर्ट हुए ग्लाइकोजन में, या लिपिड स्टोर हुए विद इन द सेल, सेल के अंदर ये स्टोर हुई। तो इसको हम फिर क्या कहेंगे, इसको हम स्टोरेज डिजीज कहते हैं। तो माल फंक्शन ऑफ लाइसोसोम की वजह से हमारी बॉडी में जो डिजीज होते हैं इसको हम स्टोरेज डिजीज कहते हैं। तो ये किसी वजह से ड्यू टू द माल फंक्शन ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम, ये लाइसोसोमल एंजाइम की बैड फंक्शन की वजह से ये हमारे बॉडी में ये बीमारी आ गई है। तो ये बात याद रखें। एग्जांपल आप लोगों को हम देंगे। एग्जांपल एक ये है, याद रखें कि फॉर एग्जांपल हमने ग्लूकोज खा लिए, बहुत ज्यादा ग्लूकोज खा लिए, वो कन्वर्ट हुए ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में वो कन्वर्ट हुई, वो हमारे में बॉडी में स्टोर हुई। तो नॉर्मल हालत में ऐसा होता है जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होती है तो ये ग्लाइकोजन दोबारा कन्वर्ट होता है ग्लूकोज को, जो हम डायरेक्टली यूज करते हैं। तो इसके लिए एंजाइम की जरूरत होती है, स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम की जरूरत। लेकिन यहाँ पर एंजाइम मौजूद नहीं है, यहाँ पर एंजाइम मौजूद नहीं है। तो क्या होगा, तो ये ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में स्टोर होगा। ये ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में या लीवर में स्टोर होगा या मसल सेल में स्टोर होगा। तो इस डिजीज को हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस टाइप 2 डिजीज कहते हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस टाइप 2 डिजीज, ये किसी वजह से, ये माल फंक्शन ऑफ लाइसोसोम की वजह से। तो ये बात याद रखें, इट अकर, ये होता है ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन की जमा होने की वजह से ये होता है इन लीवर एंड मसल सेल, या लीवर सेल में या मसल सेल में ये ग्लाइकोजन स्टोर होते हैं। ग्लूकोज आकर, ज्यादा ग्लूकोज मिलकर तो इसी ग्लाइकोजन बन जाता है। ये ग्लाइकोजन बाय स्पेसिफिक एंजाइम की वजह से दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है जब इंसान को ग्लूकोज की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पर एंजाइम नहीं है, तो ये ग्लाइकोजन एक्युमुलेशन होगी, जमा होगी। कहां पर जमा होगी, मसल सेल में, मसल या लीवर सेल में। तो ऐसी बीमारी को हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस टाइप 2 डिजीज कहते हैं। ये किसी वजह से हुआ, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम, ये लाइसोसोमल एंजाइम की एब्सेंटी की वजह से हुआ। तो ग्लाइकोजन डज नॉट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, तो ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में दोबारा कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे डिजीज को जो ग्लूकोज हमारे पास बॉडी में आते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होते हैं और ग्लाइकोजन दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि एंजाइम मौजूद नहीं होगा। तो ये माल फंक्शन ऑफ लाइसोसोम की वजह से है और इस डिजीज को हम स्पेसिफिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस टाइप 2 डिजीज कहते हैं। दूसरा डिजीज हमारे पास टी-सॉच डिजीज है। तो ये ग्लूकोज की बात हो गई। अभी हमारे पास बॉडी में अगर लिपिड जमा होते हैं, ब्रेन में, स्पेशली ब्रेन में लिपिड जमा होते हैं, तो ये लिपिड जो है ना, ये दोबारा कन्वर्ट नहीं होते हैं पीटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एंजाइम मौजूद नहीं है। तो इसी वजह से ये आदमी मेंटली रिटार्डेड हो जाता है, मेंटली कमजोर हो जाता है, मेंटली खराब हो जाता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसा बीमारी जो हमारे ब्रेन के अंदर लिपिड एक्युमुलेट हो जाए, तो ऐसी बीमारी को हम टी-सॉच डिजीज कहते हैं। किसी वजह से ये हुआ, ये माल फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, क्योंकि लाइसोसोमल एंजाइम नहीं है। ये देखे, इट अकर ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ लिपिड, ये एक्युमुलेशन ऑफ लिपिड की वजह से हुआ। लिपिड एक्युमुलेट हुई, जमा हो गई, कहां पर, ब्रेन में। तो ये बात याद रखें, लिपिड कहां पर, ब्रेन में एक्युमुलेट हुई। इन द बॉडी के ब्रेन में ये एक्युमुलेट हुई, जमा हुई, लीडिंग अ मेंटली रिटार्डेशन। ये क्या काज करते हैं, ये मेंटली रिटार्डेशन का काज करते हैं। इंसान मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, मेंटली वीक होते हैं, मेंटली खराब होते हैं, तो फाइनली इससे डेथ काज हो जाता है। तो ये 2 डिजीज हमारे पास ऐसे हैं, क्या है यार, ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज है एक हमारे पास,
टी-साट डिजीज है। ये माल फंक्शन ऑफ लाइसोसोम की वजह से, क्योंकि लाइसोसोमल एंजाइम हमारे पास यहाँ पर मौजूद नहीं है। एक में हमारे पास ग्लाइकोजन स्टोर होते हैं और दूसरे में हमारे पास लिपिड स्टोर होते हैं। लिपिड ब्रेन में स्टोर होते हैं, ग्लाइकोजन हमारे पास लीवर प्लस मसल सेल में स्टोर हो जाते हैं। तो ये दोनों बीमारी है जिसको हम स्टोरेज डिजीज कहते हैं। तो माल फंक्शन ऑफ लाइसोसोम की वजह से हमारे पास 2 स्टोरेज डिजीज है, एक को हम टी-साट डिजीज कहते हैं और दूसरी को हम ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज कहते हैं। तो अच्छा, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम के बारे में हम आते हैं। ये हमने सारा टॉपिक कर लिया, अभी इसका रिवीजन है। इस फंक्शन में याद रखें, इट इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ मटेरियल। मैंने कहा कि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, डाइजेशन ऑफ मटेरियल करता है। प्रेजेंट वो मटेरियल जो मौजूद होते हैं इनसाइड या आउटसाइड द सेल, सेल के या बाहर होंगे या इन होंगे, तो ये मटेरियल डाइजेस्ट करते हैं। लाइसोसोम का ये फंक्शन है कि डाइजेशन ऑफ मटेरियल करते हैं, वो मटेरियल जो प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड या इनसाइड द सेल। तो एक फंक्शन ये हो गया। दूसरा ये है, इट इन्वॉल्व इन द ईटिंग प्रोसेस। मैंने आपको कहा था कि ये ऑटोफेगी करता है, ये ईटिंग करता है, ये अपने सेल, अपने बॉडी की सेल को खुद खाते हैं। वो सेल जो खराब होते हैं, वो सेल जो बूढ़े होते हैं, वो सेल जो वायरस की वजह से इन्फेक्टेड होते हैं, तो ये भी खाते हैं। तो इट इन्वॉल्व इन द ईटिंग प्रोसेस, ये ईटिंग प्रोसेस के लिए भी इन्वॉल्व होता है। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईटिंग प्रोसेस भी करते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाते हैं। कैसे खाता है? फॉर एग्जांपल हमारे सेल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म गए तो ये सेल को खाते हैं, पूरी सेल, तो सेल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मौजूद होते हैं। तो ये ईटिंग प्रोसेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी करते हैं। तो तीसरा नंबर पर जो आता है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस में। डेवलपमेंटल प्रोसेस में ये बहुत ज्यादा अच्छी तरह मदद करते हैं। मैंने आपको कहा था कि रिमूवल ऑफ टेडपोल टेल, जो टेडपोल के टेल होते हैं, जो मेंढक के इमेच्योर स्टेजेस होते हैं, वहां पर इनके टेल होते हैं, ये टेल रिमूव हो जाते हैं फाइनली। क्यों? क्योंकि लाइसोसोमल एक्टिविटी की वजह से। तो ये डेवलपमेंटल में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। मैंने आपको मेटामॉर्फोसिस के बारे में पढ़ लिया। लाइसोसोम आल्सो डाइजेस्ट अनरिक्वायर्ड मटेरियल। लाइसोसोम हमारे पास वो मटेरियल भी डाइजेस्ट करते हैं जो अनरिक्वायर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, ये तो अनरिक्वायर्ड है हमारे बॉडी के लिए, नुकसानदेह है, हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हमारे लिए कोई जरूरत इसकी नहीं है। तो वो भी अनरिक्वायर्ड मटेरियल भी वो डाइजेस्ट करता है। अनरिक्वायर्ड मटेरियल डाइजेस्ट इन द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑटोपेगी। ये ऑटोपेगी की वजह से भी इसको खाते हैं, खुद ईटिंग प्रोसेस करते हैं। और दूसरे एग्जांपल हमारे पास इसकी ये भी है कि हमारे पास एक सेल है, वो खराब है, तो ये तो अनरिक्वायर्ड सेल है, फंक्शन नहीं करता है प्रॉपर, तो ये सेल खत्म कर देते हैं, ये सेल डाइजेस्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि लाइसोसोम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन, ये तो हो गया। लाइसोसोम आल्सो डाइजेस्ट अनरिक्वायर्ड मटेरियल, वो मटेरियल जो हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं होता है। एक बूढ़ा सेल जो फंक्शन नहीं कर सकते, वो हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो भी डाइजेस्ट करता है इन द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑटोपेगी। कौन सी प्रोसेस पर डाइजेस्ट करता है? ऑटोपेगी, सेल्फ ईटिंग, वो खुद को खाता है। ठीक है, आगे जाते हैं हम। एंड क्लीन द साइटोप्लाज्म, और इसीलिए साइटोप्लाज्म को, हमारी बॉडी को, होल बॉडी को, साइटोप्लाज्म को क्लीन कर देते हैं। कैसे क्लीन कर देते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में सेल है, ये अगर ऑटोफेगी नहीं हो सकते थे, तो ये तो बॉडी सेल इस साइटोप्लाज्म में मौजूद होते थे, तो ये तो साइटोप्लाज्म फिर खराब होता था ना, क्लीन नहीं होता था। तो इसीलिए लाइसोसोम हमारे पास क्लीननेस में भी बहुत ज्यादा अच्छा मदद करते हैं। दूसरे एग्जांपल ये है कि हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए साइटोप्लाज्म में, तो वो भी क्लीन करते हैं, साइटोप्लाज्म से इसको निकाल के डाइजेस्ट कर देते हैं। तो साइटोप्लाज्म की क्लीननेस में भी बहुत ज्यादा अच्छा मदद देते हैं। लाइसोसोम रप्चर, जब लाइसोसोम रप्ट हो जाते हैं, पड़ जाता है, लाइसोसोम जब पड़ जाता है एंड रिलीज द एंजाइम, इससे एंजाइम रिलीज होते हैं। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि लाइसोसोम से इर्द गिर्द एक सिंगल मेम्ब्रेन है जो इम्परमेबल होते हैं लाइसोसोमल एंजाइम के लिए। अगर ये लाइसोसोमल एंजाइम बाहर आते हैं तो ये लाइसोसोमल मेम्ब्रेन जरूर रप्चर होगा। तो ये एंजाइम रिलीज करते हैं फिर, विच डिस्ट्रॉय द सेल,
फिर वो सेल डिस्ट्रॉय करते हैं विच आर नॉट प्रॉपरली फंक्शन, जो प्रॉपरली काम नहीं करते हैं, फिर वो सेल जो है ना वो डाइजेस्ट कर देते हैं। क्यों? अभी कैसा पता चलेगा कि ये सेल हमारे पास प्रॉपर फंक्शन नहीं करते हैं? देखिए, मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सेल है, इस सेल के अंदर वायरस आ गया, इस सेल को खराब कर दिया, ये सेल अभी फंक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये सेल भी बॉडी के लिए कोई फंक्शनल सेल नहीं है, कोई रोल नहीं है इसका, क्योंकि ये खराब है और ये सेल दूसरी सेलों के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि इस सेल के अंदर बैक्टीरियोफेज है। ये बैक्टीरियोफेज अभी निकल कर दूसरी सेलों को जाता है, दूसरी सेलों को भी इन्फेक्ट कर देते हैं। तो ये लाइसोसोम ऐसा काम करता है कि अपने खुद को पाट कर अपने खुद को सुसाइड कर देता है, सुसाइड कर देता है। किस लिए सुसाइड कर देते हैं? क्योंकि ये जानता है अगर हमने ये सुसाइड नहीं किया तो ये पूरी बॉडी में ये वायरस स्प्रेड होकर फिर नुकसान की बात है। तो ये अपने आप को खुद को क्या करता है? पाट देता है फॉर द पर्पस टू डाइजेस्ट, टू किल द माइक्रोब एंड कीप एंड सेव द होल बॉडी एंड कीप द होल बॉडी सेफ। तो ये और बॉडी को बिल्कुल नुकसान से बचा देता है। तो ये लाइसोसोम की हमारे पास फंक्शन है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ, और मैं इस होप के साथ आगे भी बढ़ना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो मजीद बनाऊँ, ईटा की इंस्टीट्यूट भी डिस्कस करूँ इसमें। तो इस उम्मीद के साथ मैं यहाँ पर अपना टॉपिक वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू।